सभी को नमस्कार। आज है हमारी प्रतिशत में तीसरी क्लास। तो चलिए देखते हैं प्रतिशत में नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में किस प्रकार से आते हैं। तो इससे पहले अपने प्रतिशत के अंदर क्वेश्चन कर लिए हैं कि किसी वस्तु के मूल्य के में कमी हो रही है तो खपत में कितनी वृद्धि करें कि खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े। और उसके बाद हमने क्वेश्चन किया था कि चीनी के मूल्य में वृद्धि हो रही है और खपत में भी हम वृद्धि कर रहे हैं तो हमारे टोटल जो खर्च है उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। या आयत की लंबाई को बढ़ाया जाता है, चौड़ाई को घटाया जाता है तो क्षेत्रफल पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। उसके बाद हमने शुरू किए थे परीक्षा वाले क्वेश्चन कि राम को उत्तीर्णांक से इतने प्रतिशत अधिक मिले और इतने नंबर अधिक से वो पास हो गया, और श्याम को इतने प्रतिशत कम मिले और वो इतने नंबरों से फेल हो गया। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन हमने किए थे और ऐसा क्वेश्चन एक आपके लिए छोड़ा था। चलिए वहीं से शुरू करते हैं। आज एक छात्र ने 28% अंक प्राप्त किए तथा वह 55 अंकों से अनुत्तीर्ण रहा, यानी वो फेल हो गया है। और इसी परीक्षा में दूसरे छात्र ने 37% अंक प्राप्त किए और वो उत्तीर्ण होने के न्यूनतम अंकों से 17 अंक अधिक ले गया। तो बताइए उत्तीर्णांक कितने प्रतिशत का है या उत्तीर्णांक कितने नंबरों का है। ठीक है, अब इसके बाद चाहे अपने से कुछ भी पूछा जाए। देखिए क्या कहता है, ये हमारे पास में उत्तीर्णांक है, उत्तीर्णांक। ठीक है, अब उत्तीर्णांक जो है वो प्रतिशत में भी अपने को पूछा जा सकता है और अंक में भी पूछा सकता है कि कितने अंकों का उत्तीर्णांक है। क्या दिया है हमें कि एक छात्र जो है वो 37% अंक प्राप्त करता है और एक करता है 28% अंक प्राप्त। जो 28% अंक प्राप्त करता है वो तो 55 अंकों से फेल हो जाता है, 55 अंकों से क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। जबकि 37% अंक प्राप्त करने वाला 17 अंक अधिक ले जाता है। किससे? उत्तीर्णांक से 17 अंक अधिक ले जाता है। तो देखिए यही हमारे पास में दिया गया है, यहीं से हमसे पूछा जा सकता है कुल परीक्षा का पूर्णांक बताइए, उत्तीर्ण अंक बताइए, उत्तीर्ण प्रतिशत बताइए, और जिसके नंबर अधिक आ रहे हैं उसके कितने नंबर आए हैं, या जिसके कम आ रहे हैं तो उसके कितने अंक आए हैं, ये हमें पूछा जा सकता है। ठीक है, 5 क्वेश्चन इसी में से बन सकते हैं। तो आपको यही सोल्व करना आ गया तो सारे पांचों के पांचों का आंसर हम दे सकते हैं। चलिए देखिए कैसे। यहां पर कोई प्रतिशत है, इस प्रतिशत से ये ले रहा है 37% ले रहा है, अधिक नहीं ले रहा है, यानी इसके टोटल कितने आ रहे हैं, 37% आ रहे हैं। अंक यहाँ पे जो कहता है वो अधिक कहता है, अंक क्या कहता है, अधिक। यहां हम ये निशान नहीं लगाएंगे, 37% अंक प्राप्त किए और 17 अंक अधिक लिए, और इसने 28% अंक प्राप्त किए और 55 अंक क्या हुए, कम मिले इसको। ठीक है ना, 55 अंक कम मिलते हैं। अब देखिए, अब हम देखेंगे कि यहाँ 37 और 28 में दोनों में अंतर कितने का है। तो प्रतिशत में अंतर और अंकों में अंतर हम देखेंगे। तो प्रतिशत में जो अंतर रहेगा हमारे पास में ये रहेगा कितना, 9% का, 9% का अंतर है यहाँ पे। और अंकों में कितने का अंतर है, तो ध्यान रखिएगा अंकों में जब अंतर निकालना है तो हमें इन दोनों को माइनस नहीं करना है, क्योंकि एक अधिक ऊंचा है और एक बिल्कुल नीचे है उसके बाद में। ठीक है ना, यानी हम ऐसे कह देते हैं कि ऐसे ये 0 है तो 1 2 3, 1 2 3। अब बताइए इन दोनों में डिफरेंस कितने का है। अब एक बंदा तो यहां से 3 स्टेप ऊपर गया है, एक बंदा यहां से 3 स्टेप नीचे गया है, तो दोनों में डिफरेंस बढ़ेगा या घटेगा, तो ऐसी कंडीशन में बढ़ेगा, यानी टोटल डिस्टेंस कितने का हो जाएगा, 6 का हो जाएगा। वही सेम कंडीशन यहाँ पे अपने को देखनी है। तो देखिए इन दोनों को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। यहाँ पे जैसे ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास में 7 5 12, 5 6 और 1 7, यानी कितना आ जाएगा, 72 अंक आ जाएगा हमारे पास में। तो अंतर प्रतिशत का अंतर कितना है, 9% का, और अंकों में अंतर कितने का है, 72 अंक का है। तो चलिए 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास में, 8 9 72। ठीक है, यानी 1% की वैल्यू कितनी है, 8 अंक है। तो अब हमसे पूछा जाए कि कुल पूर्णांक कितने का था, तो कुल पूर्णांक 100% होता है, तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास में, 800 आ जाएगी। अब हमसे ये पूछा जा सकता है कि जो फेल हुआ है उसके कितने अंक आए हैं, तो कितने अंक आए, 28% आए हैं। 1% की वैल्यू कितनी है, 8, तो 28% की वैल्यू कितनी होगी, 8 × 28, 8 8 64, और 8 2 16, और 6 आ गए हमारे पास में 22।
तो इसका मतलब इसके अंक कितने आए हैं, इसके 224 अंक आए हैं। और ये कितने अंकों से फेल हुआ है, 55 अंकों से फेल हुआ है। इसका मतलब 55 अंक और दे दें तो क्या ये पास हो जाएगा, तो हो जाएगा। तो देखिए 55 अंक इसमें जोड़ देते हैं, 5 और 4 9, 5 और 2 7, 7 हो गए हमारे पास में। तो ये आ गया 279, ठीक है, 279 नंबर वाला जो है वो उत्तीर्ण हो जाएगा। और इस व्यक्ति के 37% अंक आए हैं, यानी वो इस उत्तीर्ण से कितने अधिक ले गया है, 17 अधिक ले गया। तो अब हम इसमें 17 ऐड कर देते हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास में 6 7 8 और 1 9, तो कितना आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे 296। इसका मतलब जो अधिक अंक लेके गया है उसके 296 अंक आए हैं। इसको हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। कैसे, 1% की वैल्यू कितनी है 8, तो 37% की वैल्यू कितनी होगी, तो 37 × 8। तो देखिए जरा 7 8 है 56, 5 आंसर आ गए हमारे पास में, 8 3 है 24 और 5 29, तो कितना आ गया 296। और यहाँ पे भी क्या आ रहा है, 296 आ रहा है। तो अंत में मैं बता देता हूं कि उत्तीर्ण अंक प्रतिशत पूछा जाए तो कैसे करेंगे। अब प्रतिशत में कितने प्रतिशत वाला पास हो रहा है, 279 अंक वाला पास हो रहा है। और कुल कितने अंकों का जो है एग्जाम है, तो कुल 800 अंकों का एग्जाम है। और कितने प्रतिशत वाला पास हो रहा है, तो देख लेते हैं। प्रतिशत गुणा में 100 लगा देंगे, 2 0 से 2 0 कट जाएगी। अब ये पूरा पूरा नहीं जाएगा, ये पॉइंटों में जाएगा। तो देख लेते हैं, 8 3 या 24, तो बच गए हमारे पास में 3 39, और 8 चौका 32, और बच गए हमारे पास यहाँ पर 32, 7 बच गए, ठीक है भाई, 7 बच गए हैं। तो हम पॉइंट लगा देते हैं 70, तो ये बन जाएगा 8 9 72, तो ये 64 पे जाएगा। तो लगभग समथिंग आ जाएगा हमारे पास में कितना, 34.8%। इसके इतना प्रतिशत वाला जो है वो क्या है, उत्तीर्ण अंक प्रतिशत है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्लियर दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। तो ये क्वेश्चन आपने करना था कि विद्यार्थियों के एक समूह में 70% अंग्रेजी बोल सकते हैं तथा 65% हिंदी बोल सकते हैं। यदि इन विद्यार्थियों में से 27% विद्यार्थी दोनों भाषाओं में से कोई भी भाषा नहीं बोल सकते, तो इस समूह के कितने प्रतिशत विद्यार्थी दोनों भाषाएं बोल सकते हैं। देखिए अब हमारे पास में इस प्रकार से प्रश्न आएंगे जिनके अंदर हमें 3 प्रकार की प्रतिशत दी गई होगी। देखिए जैसे हमें दिया गया है कि 70% विद्यार्थी अंग्रेजी बोल सकते हैं और 65% विद्यार्थी हिंदी बोल सकते हैं। तो ये जो कंडीशन है ये अभी तक हाँ की कंडीशन है कि हाँ बोल सकते हैं, हाँ बोल सकते हैं, ये भी हाँ की कंडीशन है। लेकिन अब जो हमें दिया गया है कि 27% विद्यार्थी दोनों में से कोई भाषा नहीं बोल सकते, दोनों में से कोई भी भाषा नहीं बोल सकते। 27% विद्यार्थी कौन सी कंडीशन की है, नहीं कंडीशन की। हमें कंडीशन हमेशा एक जैसी रखनी है, तीनों कंडीशन हमें एक जैसी बनानी है, तब हम क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। तो देखिए कैसे बनाएंगे। अब हम मान लेते हैं कि टोटल 100% है और 100% में से 27% जो है वो बिल्कुल कोई भाषा नहीं बोल सकते। तो अब हम देखेंगे कि भाषा बोलने वाले कितने हैं, कि टोटल में से पहले हमें यही देखना है कि भाषा बोलने वाले कितने हैं, फिर हम उसमें से छटनी करेंगे कि इंग्लिश बोलने वाले कितने हैं और हिंदी वाले कितने हैं, ठीक है। तो देखिए कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी रहेगी हमारे पास में, 100% रहेगी। जो संख्या हमें नहीं दी गई वो पूर्ण संख्या अपने आप में 100% है। 27% उसमें से नहीं वाले हैं, तो हाँ वाले कितने होंगे, तो ध्यान रखिएगा। हम यहाँ पे देख लेते हैं हाँ वाले, तो 30 माइनस करते हैं 17 बचता है, तो यहाँ हमारे पास में बचेगा 73। तो 73% क्या है, दोनों में से कोई ना कोई एक भाषा तो बोलते ही बोलते हैं, ठीक है ना। अब उनमें से हमारे पास में दिया गया अंग्रेजी और हिंदी का। तो चलिए देखें कैसे करना है इस क्वेश्चन को। जब तीनों कंडीशन हमारे पास में हाँ हाँ की आ जाएंगी, तब हमें इन दोनों को ऐड कर लेना है। इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये बनेगा हमारे पास में 7 13 135, और 135 में से हमें क्या कर देना है, 73 को माइनस कर देना है। तो ये हमारे पास में आ जाएगा 2 और 6, कितना आ जाएगा 62%। तो 62% जो ऐसे विद्यार्थी हैं जो दोनों भाषाएं बोल सकते हैं, दोनों भाषाएं
बोल सकते हैं। देखिए क्योंकि हमें तो कितना बनाना है, हमें तो 100% बनाना है। देखिए एक हमारे पास में ये है इंग्लिश बोलने वाले हैं, अंग्रेजी बोलने वाले 17% हैं, और एक हमारे पास में आएगा 65% विद्यार्थी हिंदी बोलने वाले। लेकिन कुल मिलाकर तो हमें 100% के अंदर ही कवर करना है ना, 100% में कवर करना है इसको। तो 65 और 70 जोड़ते हैं तो 135 हो जाता है, ज्यादा हो जाता है। इसका मतलब हमारे पास जो बनेगा सर्कल वो इस प्रकार से बनेगा, ठीक है, क्रॉस होगा। अब क्रॉस होना है, इस ये जो सर्कल बनेगा ना, ये सर्कल उनका है जो हमारे पास में दोनों भाषाएं बोल सकने वाले विद्यार्थी हैं। जैसे देखिए इन्होंने हमें 70% जो दिया है ना, वो सिर्फ आंकड़ा दिया है किसका, ये वाला, कि 70% अंग्रेजी बोलते हैं, बोल सकते हैं 70% ये वाले, और ये जो है ये हिंदी बोल सकते हैं। तो ये हिंदी वाले आ गए हमारे पास में, ये अंग्रेजी वाले आ गए, और ये जो आएगा ये दोनों बोल सकते हैं, दोनों ही भाषाएं क्या कर सकते हैं, बोल सकते हैं। तो इसलिए हमें इसकी प्रतिशत मात्रा चाहिए, कितनी है, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 62। इसका मतलब 62% जो है ये दोनों भाषाएं बोल सकने वाले विद्यार्थी हैं। क्लियर दोस्तों। सही क्वेश्चन आगे देखते हैं। किसी परीक्षा में 30% छात्र हिंदी में, 25% छात्र विज्ञान में तथा दोनों विषयों में 10% छात्र फेल हुए, तो बताओ इनमें से कुल कितने प्रतिशत छात्र उत्तीर्ण हुए। तो देखिए जरा, अब हिंदी में कितने उत्तीर्ण फेल हो रहे हैं, और कुछ विज्ञान में फेल हो रहे हैं, और 10% दोनों में फेल हो रहे हैं, ठीक है। हिंदी में हमारे पास में है 30 और ये 25, ठीक है, ये आ गया हमारे पास में 30% और ये आ गया हमारे पास में 25%। अब ये जो तीनों कंडीशन है हमारे पास में, ये तीनों कंडीशन किसकी है, फेल की है। तो हमें भी ऐसा ही चाहिए होता है कि तीनों कंडीशन फेल वाली हो, ठीक है। तो देखिए यहां एक बात बता दूं मैं आपको कि जब तीनों कंडीशन हाँ की होती है तो जो आंसर निकल के आएगा वो भी किसका आएगा, हाँ का ही आंसर निकल के आएगा। और ऐसे ही कंडीशन ये है, जैसे अगर तीनों कंडीशन फेल की है तो जो आंसर निकल के आएगा वो फेल का ही निकल के आएगा। तो देखिए जरा 30 + 25 कितना हो गया हमारे पास में 55, और उस 55 में से 10 हमें क्या कर देना है, माइनस कर देने हैं। तो अब जो 45% आया है, ये जो 45% है ये क्या है, ये फेल है। यानी टोटल जो फेल हुए हैं ना, टोटल 100 में से जो फेल हुए हैं वो 45% फेल हुए हैं, 45% फेल हुए हैं। तो इसका मतलब पास कितने हुए, तो कुल विद्यार्थी कितने थे, 100% विद्यार्थी थे, उनमें से 45% तो फेल हो चुके हैं, तो पास कितने हुए होंगे, तो 55% जो है ये पास होंगे। तो ये हमारे पास में पास की कंडीशन आ जाएगी। ऐसा नहीं कर सकते कि हम इन दोनों को ऐड करते आप कह दो कि यही 55 हमारा उत्तर था, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि यही थोड़ी सी प्रतिशत अगर बदलेगी तो हमारा आंसर पूरा का पूरा बदल जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ध्यान रखना है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन हमारे पास में एक और आ रहा है, तो ये क्वेश्चन भी मैं आपको करवा देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप मेरे को करके दिखाएंगे। किसी परीक्षा में 65% छात्र नागरिक शास्त्र में और 60% छात्र इतिहास में और 40% दोनों में पास हुए हैं। इस पर पास की कंडीशन है, यदि 90 छात्र इतिहास व नागरिक शास्त्र दोनों विषयों में फेल हुए हैं तो परीक्षार्थियों की कुल संख्या कितनी है। तो देखिए दोस्तों जरा 65, 60 और 40 हमें दिया गया है कि नागरिक शास्त्र में कितने हैं 65%, और दूसरा है हमारे पास में कौन सा, इतिहास जो है, इतिहास में 60% और दोनों में 40%। ये तीनों कंडीशन किसकी है, पास होने वालों की है, और ये कंडीशन किसमें है, प्रतिशत में है। तो क्या करेंगे, पहले वाले दोनों को ऐड कर लेंगे। एक हो गया हमारे पास में 125, 125 में से 40 माइनस कर देते हैं तो ये हमारे पास में आ जाएगा कितना 85, ठीक है। तो 85 जो प्रतिशत आया है ये हमारे पास आ चुका है। ये पास की थी तो ये भी किसकी कंडीशन है, पास की। इसका मतलब कुल कितने विद्यार्थी पास हो चुके हैं, 85% विद्यार्थी पास हो चुके हैं। तो फेल कितने हुए हैं, अब हम देख लेते हैं। कुल 100% था, उसमें से 85% तो पास हो गए। इसका मतलब हमारे पास में कितने बच गए हैं, 15%। 15% विद्यार्थी ऐसे हैं जो कि फेल हुए हैं, जो क्या हुए हैं,
फेल हुए हैं तो देखिए जरा, यहाँ पर हमें जो कंडीशन दी गई थी, यदि 90 छात्र इतिहास व नागरिक शास्त्र दोनों विषयों में ही फेल हो चुके हैं तो 90 छात्र, यहाँ पे 90 संख्या दी गई है, जबकि हमारे पास प्रतिशत आया, यहाँ पे कितना है, ये जो प्रतिशत आई है फेल में आई है, तो प्रतिशत में 15 बच्चे फेल हैं और संख्या में कितने हैं, 90 छात्र फेल हैं। तो इसका मतलब हमारे पास आ गया 15% की वैल्यू कितनी है, 90, तो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 15 छिके 90, तो 6 छात्र आ जाएगी, 1% की वैल्यू कितनी आ गई, 6 छात्र। तो कुल कितने हैं, कुल 100% होता है, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कुल संख्या कितनी आ जाएगी, 600 छात्र आ जाएंगे। परीक्षार्थी कितने थे टोटल, 600 छात्र। ठीक है, इस प्रकार से करना है, तीनों कंडीशन एक जैसी कर लेनी है। अगर यहाँ पे एक जैसी ना हो, हमारे पास याद दे कि 60% फेल हैं, तो हम क्या कर लेंगे, उसको पलट लेंगे, 100 में से माइनस करेंगे। ठीक है, जो भी संख्या हमें दी जाती है ये हमेशा 100% में से ही दिया जाता है। हाँ, तो क्वेश्चन है आपके लिए, नोट कीजिए क्वेश्चन को। किसी कक्षा के 72% विद्यार्थियों ने जीव विज्ञान तो 44% ने गणित लिया। यदि प्रत्येक विद्यार्थी ने जीव विज्ञान तथा गणित में से कम एक विषय लिया है, ठीक है ना, तो तथा 40 विद्यार्थियों ने ये दोनों विषय लिए हों तो कक्षा में विद्यार्थियों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ हमें 2 ही प्रतिशत दी गई है, जीव विज्ञान की अलग दे दी, गणित की अलग दे दी। अब तीसरी प्रतिशत जो होती है वो हमें नहीं दी हुई, तो वो दी है, इसमें दी हुई है, हमें ढूंढनी कहाँ दी है। इसने लिखा है कि यदि प्रत्येक विद्यार्थी ने जीव विज्ञान तथा गणित में से कम एक विषय तो जरूर लिया ही लिया है, इसका मतलब वो कितना आ जाएगा, 100%। ठीक है ना, कि 100% के पास में सब्जेक्ट हैं, उनमें से 72% के पास में जीव विज्ञान है, 44 के पास में गणित है। अब 44 और 72 तो 100 से प्लस हो रहे हैं, तो जितने प्लस हो रहे हैं इसका मतलब वो क्या है, दोनों हैं, उनके पास में दोनों विषय आ रहे हैं। तो ये क्वेश्चन आप करके दिखाएंगे मुझे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में आता है हमारे पास में मिश्रण वाले क्वेश्चन। तो मिश्रण वाले क्वेश्चन को देखते हैं। मिश्रण, अब हमें यहाँ पे मिश्रण दिया जाएगा कि पानी और अल्कोहल का मिश्रण है, पानी और दूध का मिश्रण है, कितना प्रतिशत उसमें दूध है, कितना प्रतिशत उसमें पानी है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे हमें क्वेश्चन दिया गया है 20 लीटर मिश्रण में 20% अल्कोहल और शेष पानी है। यदि उसमें 5 लीटर पानी और डाल दें तो नए मिश्रण में अल्कोहल की मात्रा कितनी होगी। तो देखिए 20 लीटर का हमारे पास में घोल है और उसमें 20% अल्कोहल है। अब इसमें 5 लीटर हमने क्या किया, पानी और डाल दिया। ठीक है, पानी और डाल दिया जाए तो अब हम देखते हैं कि अल्कोहल की प्रतिशत मात्रा कितनी हो जाएगी अल्कोहल की। ठीक है, अब यहाँ वाला क्वेश्चन आप समझना अच्छे तरीके से, क्योंकि आगे जो क्वेश्चन आएगा वो हमसे ये पूछेगा कि 20 लीटर घोल में 20% अल्कोहल है, यदि उसमें कुछ पानी मिला दिया जाए तो अल्कोहल की मात्रा 20 से घट करके 10% रह जाती है, तो बताओ पानी कितना मिलाया गया। तो आगे क्वेश्चन हमसे ये पूछ सकता है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, पहले हम अल्कोहल की मात्रा कैसे निकालते हैं। तो चलिए देखें, अब 20 लीटर में पहले हम अल्कोहल की मात्रा देख लेते हैं कि वो उसमें लीटर में कितनी मात्रा है उसके पास में। तो 20 का 20% हम निकाल लेते हैं तो कितना आ जाएगा हमारे पास में, 4 लीटर। 4, इसका मतलब उसमें अल्कोहल की मात्रा कितनी, 4 लीटर। अब जब हम उसमें पानी मिलाएंगे तो अल्कोहल की प्रतिशत मात्रा कम हो जाएगी, लेकिन लीटर में उसकी मात्रा उतनी ही रहेगी। जैसे हम क्या करते हैं, जैसे एक चीनी का घोल है, ठीक है, अगर हम उसमें पानी डालेंगे तो वो घोल क्या होता जाएगा, फीका होता जाएगा, लेकिन चीनी तो उतनी रहेगी ना उसमें जितनी हमने उसमें मिलाई थी। और वैसे ही अगर हम उसको उबालते रहे, पानी उसमें भाप बन करके उड़ता रहेगा, तो धीरे धीरे वो घोल क्या हो जाएगा, मीठा होता जाएगा। इसका मतलब उसमें क्या हो रही है, चीनी की प्रतिशत मात्रा उसमें बढ़ रही है। तो चीनी हावी हो रही है, इसका मतलब मिठास ज़्यादा है। पानी हावी हो रहा है, इसका मतलब उसमें क्या हो रहा है, फीका हो रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ रखनी है। चलिए देखिए, तो ध्यान रखिएगा, लीटर में मात्रा उतनी ही रहेगी, लीटर वाली मात्रा नहीं घटेगी, क्योंकि अल्कोहल को तो अपने को छेड़ना ही नहीं है। किसको बढ़ा कम कर रहे हैं, पानी को कम ज्यादा कर रहे हैं। तो देखिए अब नया घोल है कितने लीटर का, 25 लीटर का, क्योंकि 5 लीटर इसमें क्या कर दिया हमने, पानी मिला दिया। अब नया घोल 25 लीटर का है और उसमें अल्कोहल तो 4 लीटर ही है ना, तो 4 लीटर अल्कोहल है, 25 लीटर टोटल घोल है हमारे पास में, तो कितने प्रतिशत अल्कोहल है। तो देखिए जरा,
25 चौका 100, 4 चौके 16, यानी हमारे पास में कितना प्रतिशत अल्कोहल है? तो 16% अल्कोहल है। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। पहले 20% था, जैसे हमने उसमें पानी मिलाया अब उसकी प्रतिशत मात्रा क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी अल्कोहल की। तो कितनी रहेगी? घट करके 16% रह जाता है। ठीक है, यही हमें क्वेश्चन दे देता है कि 5 लीटर घोल हमें नहीं दिया गया। मान लेते हैं हमें यहाँ पे 5 लीटर घोल नहीं दिया गया है। क्वेश्चन को मैं यही समझा देता हूँ आपको। 20 लीटर मिश्रण में 20% अल्कोहल है, उसमें कितना पानी मिलाएं ताकि ये अल्कोहल की मात्रा घटकर 16% रह जाए। अल्कोहल की मात्रा घटकर कितनी रह जाए? 16% रह जाए। तो चलिए अब हमें इस क्वेश्चन को देखना है। कैसे करेंगे? पहले हम इसका 20% निकाल लेते हैं। तो 20% कितना आ जाएगा हमारे पास में? 4 लीटर। इसका मतलब अब यहाँ पर कितना है? 4 लीटर जो अल्कोहल है वो पुराने घोल में 20% है, लेकिन नए घोल में उसकी वैल्यू कितनी है? 16% है। नए घोल में अल्कोहल की वैल्यू कितनी है? 16% है। तो नए घोल में 16% की वैल्यू कितनी हुई? 4 लीटर। तो 1% की वैल्यू कितनी होगी? 4/16। और 100% यानी पूरा घोल कितने लीटर का है? तो 100% की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से। तो देखिए जरा, 4 से 4 हम डिवाइड करते हैं, 4 जगह यहाँ पे 16 और यहाँ से डिवाइड करेंगे तो 25। इसका मतलब नया घोल कितने लीटर का है? नया घोल 25 लीटर का है। नया घोल 25 लीटर का है। तो पुराना घोल कितने लीटर का था? 20 लीटर का था। इसका मतलब कितना बढ़ा? 5 लीटर बढ़ गया। तो इसका मतलब हमने 5 लीटर क्या कर दिया? उसमें पानी डाल दिया। इस प्रकार से क्वेश्चन करने होंगे। क्लियर दोस्तों? अब आपको देख लेते हैं कुछ और नए टाइप के क्वेश्चन है तो ठीक है, नहीं तो ऐसे क्वेश्चन आप करके दिखाएंगे मुझे। देखिए जरा, 40% अल्कोहल की शक्ति वाले 5 लीटर अल्कोहल पानी के विलयन में 1 लीटर पानी मिलाया जाता है तो नए विलय में अल्कोहल की शक्ति क्या होगी? देखो अभी पहले कितने है? 40% शक्ति, यानी इसका मतलब कहता है वो कि उसमें 40% क्या है? अल्कोहल है। और घोल कितने लीटर का है? 5 लीटर अल्कोहल पानी के विलयन। ठीक है, अल्कोहल और पानी का विलयन है ये, यानी कि घोल है हमारे पास में 5 लीटर घोल है, उसमें 40% अल्कोहल है। अब 1 लीटर पानी मिलाना है, इसमें 1 लीटर पानी मिलाएंगे तो अल्कोहल की मात्रा कम होगी। तो नए घोल में अल्कोहल की मात्रा कितनी है ये बताना है। तो सेम इसी प्रकार से क्वेश्चन करके दिखाना। चलिए आगे देखते हैं। दूध तथा जल के 40 लीटर मिश्रण में 10% जल है, इसमें कितना जल और मिलाया जाए कि नए मिश्रण में जल 20% हो जाए? तो देखिए जरा, यह हम देखते हैं कि 40 लीटर दूध और पानी का घोल है, इसमें 10% क्या है? पानी है। तो अगर 10% पानी है तो दूध कितना है? 90% इसमें दूध है। ठीक है, तो हम इसका निकाल दें। 9 चौका 36, इसका मतलब कितना होगा? 36 लीटर तो क्या है हमारे पास में दूध है और 4 लीटर इसमें क्या है? 4 लीटर इसमें पानी है। अब कहता है कि पानी कितना और मिलाया जाए कि पानी की वैल्यू जो है बढ़कर कितनी हो जाए? 20% हो जाए। ठीक है, नए घोल में पानी की प्रतिशत मात्रा कितनी हो जाए? 20% हो जाए। ध्यान रखिएगा। अब सुनो मेरी बात, याद रखने वाली बात क्या है कि जिस चीज को बढ़ा या घटा रहे हैं हमें उसको छेड़ना नहीं है, हमें उसको कुछ नहीं छेड़ना है। कि नए घोल में वो पानी की मात्रा कह रहा है 20% हो जाए, इसका मतलब नए घोल के अंदर दूध की मात्रा कितनी रहेगी? तो दूध की मात्रा कितनी रह जाएगी? 80 हो जाएगी ना। अब नए घोल के अंदर दूध की मात्रा कितनी हो जाएगी? 80, क्योंकि उसमें क्या कर दिया है? पानी बढ़ा दिया। तो पानी की मात्रा जैसे ही बढ़े उसकी प्रतिशत वैल्यू क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी थोड़ी सी। तो देखिए जरा,
जिस चीज को घटाना या बढ़ाना है उसे हमने नहीं छेड़ना, दूसरे को लेकर के चलना है। यहाँ पर भी हमने किसको लिया था, अब अल्कोहल को लेकर के हम चले थे यहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ देखो अल्कोहल, जब हम उसके देख रहे थे कि कितना पानी उसमें मिलाना है, ये जब संख्या आपने पूछी जाए कितना पानी मिलाएं, तो पानी मिलाने की बात हो रही है, तो हम किसको लेके चले थे, अल्कोहल की प्रतिशत मात्रा को लेके चले थे। तो वैसे ध्यान रखना, यहाँ पे भी पानी को मिलाना है, तो अब हमें दूध की प्रतिशत मात्रा को लेके चलना है। तो देखिए जरा, पहले पुराने घोल में दूध की मात्रा कितनी है, पुराने घोल में दूध की मात्रा कितनी है, 36 लीटर है, 36 लीटर दूध है। नए घोल में दूध की मात्रा कितनी हो जाएगी, रहेगा तो 36 लीटर ही रहेगा, बढ़ा किसको रहे हैं, पानी को बढ़ा रहे हैं, तो लेकिन प्रतिशत में कितनी रहेगी, 80%। यानी कि नए घोल में 80% दूध है, लेकिन दूध 80% है, लेकिन मात्रा में वो कितना है, 36 लीटर ही है, 36 लीटर ही है। तो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास में, 36/80। और हमें पूछा जाता है कि पूरा गोल, हमें पूरा गोल निकालना है यहाँ पे, तो पूरा गोल कितने का है, 100% का है। तो देखिए जरा, 20 चौके 80, 20 पंजा 100, 9 चौके 36 और 9 पंजा 45। इसका मतलब नया गोल कितने लीटर का है, 45 लीटर का है। पुराना गोल कितने का था, 40 लीटर का था। तो इसका मतलब हमने पानी कितना मिलाया, पानी मिलाया, 5 लीटर इसमें क्या किया गया है, पानी मिलाया गया है। क्लियर दोस्तों, इस प्रकार से क्वेश्चन है, तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन करने हैं। एक क्वेश्चन अगर और है तो आपके लिए छोड़ देते हैं वो क्वेश्चन। तरबूज का वजन 10 किलोग्राम है, जिसमें 90% पानी है। 4 दिन के बाद कुछ पानी का वाष्पीकरण हो जाता है, यानी तरबूज क्या हो रहा है, सूख रहा है, तथा उसमें 70% पानी शेष बचा, तो बताओ कितने किलोग्राम पानी वाष्पीकरण हुआ है। तो ये क्वेश्चन करके दिखाइएगा। आगे बढ़ते हैं। पहली संख्या दूसरी संख्या से 25% अधिक है, तथा तीसरी संख्या दूसरी संख्या से 50% अधिक है, तो बताओ तीसरी संख्या पहली संख्या का कितने प्रतिशत है। चलिए देखें, पहली संख्या दूसरी संख्या, देखो पहली संख्या ए, बी और सी हमें दिया गया, ठीक है। अब हम इसमें देख लेते हैं कि पहली संख्या दूसरी संख्या से 25% अधिक है, तथा तीसरी संख्या दूसरी से 50 अधिक है। पहली भी दूसरी से बोला है और तीसरी भी दूसरी संख्या से बोली, इसका मतलब दूसरी संख्या हमें नहीं देगी, तो दूसरी संख्या हम कितनी लिखेंगे, 100% मानेंगे इसको कि ये 100% है। अब पहली संख्या इससे 25% अधिक है, तो 125 है ये, और तीसरी संख्या जो है ये दूसरी से 50 अधिक है, तो ये 150 अधिक है। अब हमसे पूछा गया है कि तीसरी संख्या पहली संख्या का कितने प्रतिशत है। तीसरी संख्या पहली संख्या का कितने प्रतिशत है। याद करो तो आपको याद आ गया होगा कि 150 125 का कितने प्रतिशत है, कुछ याद आ रहा है। तो देखिए 150 जो है वो 125 का कितने प्रतिशत है, तो प्रतिशत ज्ञात करना है, तो गुना में 100 आ गया, तो 25 पंजा 125, 25 का 150, 20 पंजा 100 और 20 का 120। इसका मतलब कितना प्रतिशत है, 120% है। तो तीसरी संख्या पहली संख्या का कितने प्रतिशत है, तो वो 120% है, क्योंकि बड़ी है ना से, तो वो 120% रहेगा। अगर छोटी होती तो वो कम 100 से नीचे आता प्रतिशत, ठीक है। आगे देखिए, किसी वस्तु के मूल्य में पहले 10% की वृद्धि तथा उसके उपरांत 20% की वृद्धि की गई, यदि अंतिम बढ़ा हुआ मूल्य 33 रुपये हो, तो प्रारंभिक मूल्य ज्ञात कीजिए। तो पहले इसमें क्या किया जा रहा है, 10% की वृद्धि की जा रही है, 10% की वृद्धि की जा रही है, उसके उपरांत 20% की फिर वृद्धि कर दी उसमें, और फिर बढ़ा हुआ मूल्य कितना मिला अपने को, बढ़ा हुआ मूल्य जो है वो 33 रुपये मिला। तो चलिए अब हम इसकी प्रारंभिक कीमत ज्ञात करते हैं। तो मानते हैं पहले इसकी प्रारंभिक कीमत कितनी है, 100 रुपये है, 100% है, ठीक है।
अब जैसे ही इसमें 10 पैसे की वृद्धि हुई तो ये कितना हो गया, 110 हो गया है। अब 110 में फिर 20 की वृद्धि करनी है तो देखिए कैसे निकालेंगे हम, 120 बटा में 100, यानी 110 का 120% निकालेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास में 12 11 132। तो इसका मतलब अब हमारे पास में जो अंतिम मूल्य आया है वो कितना है, 132% आया है, जबकि हमें दिया कितना गया है, बढ़ा हुआ मूल्य 33 रुपए दिया गया है। तो प्रतिशत और रुपए हमें ऐसा ही चाहिए होता है कि एक तरफ प्रतिशत मिल जाए एक तरफ रुपए मिल जाए। अंतिम बढ़ा हुआ मूल्य कितना है, 132%, और अंतिम बढ़ा हुआ रुपए कितने हैं, तो 33 रुपए हैं। तो अब हम देख लेते हैं 132% की वैल्यू 33 है तो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो 33 बटा में 132 और गुणा में कितना, अब हमें 100% की वैल्यू देखनी है क्योंकि हमें प्रारंभिक मूल्य देखना है। तो प्रारंभिक मूल्य 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 12 132 और 11 तिया 33, 3 आ गया, 3 चौके 12 4 और 25 चौका 100। इसका मतलब हमारे पास में पहले प्रारंभिक मूल्य कितना था, तो प्रारंभिक मूल्य 25 रुपए था। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से हमें क्वेश्चन को करना है, बिल्कुल इजी वे में करना है, हमें ज़्यादा इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। पहले 100 में 10 बढ़ाया 110 हो गया, अब 110 में फिर 20% बढ़ा देते हैं। अगर आपको लगता है कि ये 120 कैसे कर दिए यहाँ पे, तो आप देख लीजिए यहाँ पे 110 में पहले 110 का 20% निकाल लेते हैं तो 11 दूना 22, इसका मतलब इसमें 22 की क्या कर देनी है, अपने को वृद्धि कर देनी है। 110 में 22 ऐड करोगे तो 132 ही बनेगा। तो इसीलिए इसको डायरेक्ट करने का तरीका हमारे पास क्या होता है कि वृद्धि कर रहा है तो 120 से मल्टीप्लाई कर दो, अगर यहाँ 20% की कमी कर रहा होता तो हम इसको 80 से मल्टीप्लाई कर देते। क्लियर? तो ये रहा हमारे पास में, देखो कितने स्टेप थे यहाँ पे, अंतिम प्रतिशत में बढ़ा हुआ 132 बना, यहाँ 33 बना, डिवाइड करके हमने 100 से मल्टीप्लाई किया, हमारा आंसर आ गया। 3 ही स्टेप इसके अंदर बनते हैं, ज्यादा लंबी चौड़ी बात इसमें नहीं आती। चलिए देखें, किसी वस्तु का वर्तमान मूल्य 73,920 रुपए है, यदि इसके मूल्य में पहले वर्ष 10% की वृद्धि हुई, दूसरे वर्ष 20% की कमी हो जाती है और तीसरे वर्ष 20% की वृद्धि हो जाती है, तो 3 वर्ष पूर्व का मूल्य कितना है। अब ध्यान रखिएगा, ये 3 वर्ष पूर्व की बात कर रहा है, यानी हमें यहाँ से क्या करना है, पीछे जाना है, आगे नहीं जाना है। तो देखिए कैसे लिखेंगे, 10 की वृद्धि है, फिर 20 की कमी और फिर 20 की वृद्धि। तो देखिए जरा 73,920 रुपए इसका मूल्य है, 10% की क्या होती है, वृद्धि होती है पहले, फिर 20% की क्या होती है, कमी होती है, और फिर 20% की क्या होती है, वृद्धि हो जाती है। क्लियर दोस्तों? अब हमें 3 वर्ष पूर्व का मूल्य ज्ञात करना है। ये मूल्य कब का है, आज का मूल्य है। तो देखिए 73,920 मल्टीप्लाई, पीछे जाना है तो ध्यान रखिएगा 100 बटा में 110 क्योंकि वृद्धि हुई थी, 100 बटा में 80 क्योंकि कमी हुई थी, और फिर 100 बटा में 120 क्योंकि वृद्धि हुई थी। ठीक है, तो हम पीछे की ओर जा रहे हैं इसलिए हम इसको नीचे लिख रहे हैं। अगर हमें आगे जाना होता तो हम इनको ऊपर लिखते, और कोई चेंज नहीं आता इसके अंदर। ठीक है ना? चलिए देखिए, अब हम यहाँ से देख लेते हैं, 1 0 से 0, 1 2 इन दोनों को हटा देते हैं। ठीक है, अब यहाँ से डिवाइडेशन कर लेते हैं, पहले इसको ही डिवाइड करके देखते हैं। तो देखिए 11 का डिवाइड इसमें होगा कि नहीं होगा, तो इसके लिए एक छोटा सा रूल होता है, क्या, इन दोनों को ऐड करो, 9 और 7 कितने हो गए हमारे पास में 16, और 3 और 2 कितने हो गए 5, 16 में से 5 माइनस करो कितना बच गया 11। इसका मतलब इसमें 11 का डिवाइडेशन होगा, 11 का भाग इसमें जाएगा। तो चलिए 11 का भाग देते हैं, तो 11 छिके 66 बच गए हमारे पास में 7 9 79, 11 7 77 बच गया 2 22, 11 दूना 22। ठीक है, 672 हमारे पास आ चुका है। अगर 11 का रूल आपको देखना है तो नंबर सिस्टम में आप जाकर देख सकते हैं। अब देखिए जरा 8 से डिवाइड करेंगे, और देखिए 8 8 64 बच गए हमारे पास यहाँ पे कितने 3 32, 8 जगह 32 और 12 7 84। तो यहाँ हमारे पास में आएगा 7 1 2 3 4 4 लग जाएगी। इसका मतलब पहले उसका मूल्य कितना था, 73,000 रुपये मूल्य था, पहले वर्ष 73,000 था। पहले वर्ष तो उसमें 10% की वृद्धि हो जाती है,
फिर कमी हो जाती है 20 की, फिर वृद्धि हो जाती है। तो इस प्रकार से अंतिम मूल्य कितना आ जाता है 73,920। तो यानी पहले कितना था 70,000 रुपये था। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन को करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। राम ने अपनी आय का 4% किसी चैरिटी को दान स्वरूप दिया तथा शेष का 10% एक बैंक में जमा करवा दिया। अब यदि उसके पास में 8640 रुपये बचे हों तो उसकी आय कितनी है? 4% चैरिटी में दिया उसने, चैरिटी में दिया, और 10% बैंक में जमा करवा दिया, और आज उसके पास में 8640 रुपये क्या है बचत है। अब यहां बात एक और ध्यान रखनी है कि यहां जो उसने एक शब्द लिखा है उसका नाम है शेष। यहां उसने लिख दिया क्या, शेष लिख दिया है। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन करने का तरीका क्या रहेगा कि जो आज हमारे पास में मूल्य है पहले हम उसी को लिखेंगे, क्योंकि हमें आय ज्ञात करनी है। तो आय ज्ञात करनी है तो आय बराबर बचत गुणा जो भी हमारे पास में हेर फेर होगा उसी को हमें लेके चलना है। क्योंकि हमें क्या करना है, हमें पीछे आय की तरफ जा रहा है, क्योंकि हमने आय में से 4% घटा दिया, फिर जो बचा उसमें उसका 10% बैंक में जमा कराया, फिर जो बचा यानी अंत में बचत हो रही है हमें। पहले हम क्या कर रहे हैं, खर्चा कर रहे हैं। पहले हमारे पास में आय थी, यहाँ आय है, और उसमें हम क्या करते हैं, खर्च करते 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 बचत कर रहे हैं हम कितने की 8640 की। इसका मतलब हमें कहाँ जाना है, वापस आय पे जाना है। तो कैसे चलेंगे, इस प्रकार से चलेंगे, वापस जाना है, ठीक है ना। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कि हमें आय ज्ञात करनी है, तो जो भी आय है वो यहाँ आ जाएगी। तो हमारे पास बचत कितनी है 8640 की बचत है, मल्टीप्लाई में ध्यान रखिएगा। अब यहाँ 4% हमने चैरिटी में दान जमा कर दिया, इसका मतलब बचा कितना 96% बचा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 100/96 96, क्योंकि बचेगा ना, कम होगी संख्या, बढ़ेगी तो नहीं। इसमें वृद्धि तो बोल नहीं रहा, वृद्धि हो रही है। इसमें क्या हो रही है, कमी हो रही है। आय में क्या हो रही है, 4% हटा दिया तो कमी होगी ना 4% की। फिर जो बचा शेष का 10% जमा करवाया उसने। अगर उसने शेष का कहा है तो हम यहाँ पे 100/90 लिखेंगे, और फिर जाकर के अब हमारे पास में आय ज्ञात होगी। अगर यहाँ पे शेष ना लिखता, क्या कह देता कि 4% उसने दे दिया किसको, चैरिटी में, 10% दे दिया बैंक में, अब उसके पास में बची बचत है। तो तब हम इसको डायरेक्ट कैसे लिखेंगे 8640 गुणा में। अब इसने शेष नहीं कहा तो 4 और 10 14, इसने 14% पहले हटा दिया, फिर बचत बता रहा है, तो इसलिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 100/86 लिखेंगे। तब हम ये ऐसे करेंगे इसको। लेकिन अब उसने शेष कह दिया, तो जितनी बार शेष कहता जाएगा उतनी बार ये संख्या अलग अलग होती जाएगी, ठीक है भाई। तो चलिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 0 से 0 कट कर लेते हैं। अब 9 से डिवाइड देखते हैं होगा कि नहीं होगा। तो 8 6 14, 14 और 4 18, 18 में 9 का भाग जाता है, इसका मतलब इसमें 9 का भाग जाएगा। तो चलिए देखें, नियम 81 हो गया हमारे पास में, और बच गया हमारे पास में कितना 5 और 4, 6 निम्मा 54, तो 96 आ गया। 96 से 96 कट गया, तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये हमारे पास में आ जाएगा कितना 10,000। इसका मतलब उसकी आय कितनी थी 10,000 रुपये उसकी आय है। और पहले उसने 4% हटाया, फिर जो बचा उसका 10% हटा दिया, ठीक है ना। तो इस प्रकार से क्वेश्चन करेंगे। शेष कहता जाएगा तो यहाँ हम इसको अलग अलग करते जाएंगे। शेष नहीं कहेगा, जब तक शेष नहीं कहा हो तब तक उनको सबको इकट्ठा लिखना है, ठीक है। तो चलिए देखें, जैसे हमारे पास यहाँ क्वेश्चन है, बलवीर अपनी आय का 20% बच्चों की शिक्षा में तथा शेष का 40% भोजन में तथा शेष का 50% अपने कपड़ों पर खर्च करता है। यदि उसकी वार्षिक बचत 14,400 रुपये हो तो बताओ उसकी मासिक आय कितनी थी। यहाँ पर थोड़ी सी बात ध्यान रखने वाली है, उसने वार्षिक बचत और मासिक आय पूछ रहा है। दिया क्या है, वार्षिक बचत दी है, और पूछ क्या रहा है, मासिक बचत पूछ रहा है। तो पहले आप मासिक बचत निकालेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ से मासिक बचत निकालेंगे, यानी 12 से डिवाइड कर देंगे। तो चलिए ये क्वेश्चन मैं आपको करवा देता हूँ। आगे वाला क्वेश्चन आप, शिक्षा, 40% भोजन और 50% कपड़ों पर उसने व्यय किया, और अंत में उसके पास में 14,400 जो है
ये कौन सी है? वार्षिक बचत है, वार्षिक बचत है। तो हमसे पूछा क्या गया है? मासिक आय पूछा गया है, मासिक आय पूछा गया है। तो हम पहले इस वार्षिक बचत को कहाँ लेके आएंगे? मासिक आय पे, मासिक बचत पे लेके आएंगे, मासिक बचत। तो 12 मंथ, वर्ष में 12 मंथ है, तो 12 से डिवाइड कर देंगे, 12 बार 144, इसका मतलब कितना आ जाएगा हमारे पास में? 1200। 1200 पे क्या है? मासिक बचत है। अब हम मासिक आय निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर आप इसी को लिख करके निकालेंगे तो हमारे पास में जो आंसर आएगा ना वो वार्षिक आय का निकलेगा। तब भी आप 12 का डिवाइड करोगे तो आपके पास मासिक आय निकल आएगी, ठीक है। तो देखिए जरा, अब हम 1200 को लेके चलते हैं, तो मासिक आय 1200 गुना, अब यहां देखिए हर बार उसने क्या कहा था? शेष कहा था, शेष कहा है। तो हम कैसे लिखेंगे? 100 बटा में 80, पहली बार 40 20 घटाया 80 बचा। शेष बोला है तो अलग अलग करेंगे, कितना? 40 घटाया तो बचा कितना? 60। फिर कितना? शेष बोला है तो अलग कर दिया, 50 घटाया है तो बचा कितना? 50, ठीक है। 100% है अपने आप में, जो भी संख्या बचती जाएगी वो अपने आप में कितनी होगी? 100% होगी, ठीक है ना। तो चलिए अब हम यहाँ से कर लेते हैं, 1 2 3, 1 2 3 जीरो हटा दिया हमने यहाँ से, 12 से डिवाइड करते हैं तो ये आ जाएगा 8 एकम 8 और बचेंगे 4, 8 पंजे 40, कितना आ जाएगा हमारे पास में? 150। 150 में अगर करेंगे हम 6 से तो 25 छिका 150 और 5 पंजे 25, 5, इसका मतलब इनको मल्टीप्लाई कर लो, 1 2 3, तो ये आ गया हमारे पास में 5000। तो 5000 रुपये इसकी क्या है? मासिक आय है। ये हमारे पास में आंसर है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन को कीजिएगा। कृष्णमूर्ति प्रति मास 15,000 रुपये कमाता है और इसका 80% व्यय कर देता है। वेतन में संशोधन के कारण उसकी मासिक आय में 20% की वृद्धि हुई, किंतु वस्तुओं के मूल्य बढ़ जाने से उसे अब 20% अधिक व्यय करना पड़ता है, तो उसकी नई बचत क्या है? तो क्वेश्चन को देखते हैं, ये करवाने वाला क्वेश्चन है आपको। तो देखिए क्वेश्चन कैसे करना है। आय कितनी है उसकी? 15,000 रुपये है और वो 80% अपना क्या कर देता है? व्यय कर देता है। इसका मतलब उसकी बचत कितनी है? 20% उसकी बचत है। अब बात करते हैं क्या चेंजिंग क्या की, वेतन में संशोधन के कारण उसकी मासिक आय में 20% की वृद्धि होगी। अब वेतन में क्या होगी? वृद्धि हो जाती है। यहाँ हमारे पास में जो वेतन था वो कितना था? 100 था, ठीक है ना। यहाँ लिख देते हैं 100% उसकी क्या है? आय है। अब वेतन में संशोधन हुआ तो 20% आय में क्या होगी? वृद्धि हो जाती है, आय में वृद्धि होगी। अब आय में वृद्धि होगी तो उसके साथ साथ में कुछ महंगाई भी बढ़ गई है, तो उसके कारण उसके खर्च में भी क्या होगी? 20% की वृद्धि होगी। अब खर्च भी उसका क्या हो गया? 20% बढ़ जाता है। फिर हम बात करते हैं तो उसकी नई बचत कितनी होगी, ठीक है ना। यानी यहाँ से हम ये भी हमसे ये पूछ सकता है कि बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी हुई है, ठीक है ना। क्योंकि अगर वेतन बढ़ा है और साथ साथ में व्यय भी उसने बढ़ा दिया तो हो सकता है बचत में कमी हुई हो या हो सकता है वृद्धि भी हो गई हो, ठीक है। तो देखते हैं हम दोनों ही पहलू को। तो सबसे पहले इसको हम प्रतिशत को लेकर के ही चलते हैं। हमें अगर मान लेते हैं कि हमें रुपए नहीं दिए गए हैं, ठीक है, तो हम कैसे करेंगे क्वेश्चन को। तो हमारे पास में पहले 100 रुपये आय थी, अब आय बन गई है 120 रुपये। इसमें से उसने 80 रुपये यानी कि व्यय कर देता था और बचत करता था 20 रुपए की, ठीक है। और अब उसने क्या कर दिया यहाँ पे कि व्यय में 20% की वृद्धि की है उसने, ठीक है ना। तो व्यय में 20% की वृद्धि की है तो 80 का 20% वृद्धि कर रहा है, तो 120 निकाल लेते हैं हम सीधे ही। तो 12 8 96, इसका मतलब वो कितने रुपए खर्च कर रहा है? अब वो 96 रुपए खर्च कर रहा है। पहले 80 रुपए खर्च करता था 100 में से, अब 96 रुपए खर्च कर रहा है। तो अब उसकी बचत कितनी हो जाती है? यहाँ पे हम देख लेते हैं कि 120 आया हो रही है और 96 रुपए वो खर्च कर रहा है, तो बचे कितने हमारे पास में? 24 रुपए। इसका मतलब पहले 20 रुपए बच रहे थे, इस बार कितने बच रहे हैं? 24 रुपए बच रहे हैं। इसका मतलब बचत में वृद्धि हुई है, कितने की? 4% की वृद्धि हुई है। तो हम देख लेते हैं यहाँ पे कि 4% की वृद्धि हुई है, तो ये आ जाएगा हमारे पास में 20 में वृद्धि हुई है, सॉरी 4 रुपए की वृद्धि हुई है, हुई किसमें? 20 में। तो कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास
मल्टीप्लाई 100, 20 5 100, 5 चौके 20। तो इसका मतलब 20% की क्या होगी, वृद्धि हो जाती है। किसमें, बचत में। बचत में 20% की वृद्धि हो गई। तो अगर हमसे यही पूछता कि बचत में कितने % की वृद्धि हुई है, तो 20% की वृद्धि हुई है। अब हमसे पूछा गया कि उसकी नई बचत कितनी है, तो हम ऐसे करेंगे, दो तरीके से क्वेश्चन कर सकते हैं। पहले हम ये देख लेंगे कि इसने यहां पर कितनी बचत करता था, 20%। तो 15,000 का 20% हम निकाल लेते हैं। तो 15,000 का 20% निकालेंगे, 20/100। 20% अधिक नहीं निकालना, हमें 20% ही निकालना उसका, इसलिए हम यहाँ पे खाली 20 लिख रहे हैं। तो 15 दूना 30, तो कितना आ गया हमारे पास में, ये 30, ये 3,000। इसका मतलब उसने यहाँ पे कितनी बचत करता था, पहले 3,000 की बचत करता था। अब उसने बचत में वृद्धि कितनी की है, तो 20% की वृद्धि कर दी है। तो हम यहाँ पे 3,000 में 20% की वृद्धि कर देते हैं। तो 3,000 इंटू 120/100, क्योंकि वृद्धि कर रहे हैं। तो 3 0 से 3 2 0 2 कट गई, 12 3 36, इसका मतलब कितना हो गया, 3600 रुपये। इसका मतलब इसकी नई आय की बचत कितनी है, 3600 रुपये। एक तरीका हमारे पास ये है। दूसरा हम इस प्रकार से भी कर सकते हैं कि 15,000 की आय थी, वो बढ़ गई, कितनी वृद्धि होगी इसमें, 20% की। तो देखिए जरा, 15 12 180, इसका मतलब उसकी आय कितनी होगी, 18,000। 18,000 उसकी आय होगी। अब उस 18,000 में से वो क्या करता है, उसकी जो व्यय है उसमें 20% की वृद्धि हो जाती है। तो हम देखते हैं उसका व्यय कितना था। तो पहले यहाँ पे हमारे पास में व्यय था 15,000 का, 80% निकाल लो, 2 0 2 0, 15 8 120, तो ये आ जाएगा हमारे पास 12,000। इसका मतलब 12,000 रुपये वो क्या कर रहा था, खर्च कर रहा था। अब 12,000 खर्च कर रहा था, तो उस खर्च में उसने क्या किया, 20% की वृद्धि कर दी। तो अब उसका खर्च कितना होगा, तो हम देख लेते हैं उसका खर्च कितना आएगा नया। तो 12 बार 144, यानी 14,400। 14,400 उसका क्या है, खर्च है। तो ये उसने क्या कर दिया, व्यय कर दिया। और ये कुछ क्या है, उसकी आय है। तो अब हम देख लेते हैं उसने बचाया कितना। तो 18,000 में से 14,400 माइनस कर देते हैं, तो 0 6 3600। तो ये हमारे पास में क्या आ जाएगी, बचत आ जाएगी। क्लियर दोस्तों। अब वो 3600 रुपये बचा रहा है। ऐसे भी कर सकते हैं क्वेश्चन को, अगर हमें दिया ही ना होता रुपए वाले, तो हम प्रतिशत में कैसे करते हैं, तो मैंने आपको वो भी बता दिया कि प्रतिशत में करना है तो इस प्रकार से करेंगे। और यहीं से भी हम इसको जोड़ सकते हैं साथ में। हमें जरूरी नहीं है कि पहले हम बढ़ी हुई आय ज्ञात करें, फिर बढ़ा हुआ बचत ज्ञात करें, व्यय ज्ञात करें, और फिर जाकर हमारी आय ज्ञात हो, ठीक है ना, बचत ज्ञात हो। तो ऐसी हमें जरूरत नहीं है, हम सीधा भी ऐसे कर सकते हैं। क्लियर। अच्छे से वीडियो को रिवर्स करके देख करके समझ के आगे बढ़ें। अब कुछ क्वेश्चन है जो आप मुझे करके दिखाएंगे, तो क्वेश्चन नोट कीजिएगा। प्रवीण अपनी आय का 30% खर्च करता है। यदि अब उसकी आय में 20% की वृद्धि हो जाती है और अपनी खर्च में 40% की वृद्धि कर दे, तो बताओ उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी। जो भी क्वेश्चन किया है उसके जैसा है। फिर क्वेश्चन करेंगे, किसी परीक्षा का उत्तीर्णांक 33% है। अंशुल ने 160 अंक प्राप्त किए, परंतु वह 38 अंक से फेल हो गया। तो बताओ अंशुल ने कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए। प्रवीण ने किसी परीक्षा में 30% अंक प्राप्त किए, परंतु वह 25 अंक से फेल हो गया। उसी परीक्षा में सौरभ ने 45% अंक प्राप्त किए, जो उत्तीर्णांक से 20 अंक अधिक थे। तो बताओ परीक्षा का उत्तीर्णांक प्रतिशत क्या है। कल हमने क्वेश्चन किया था ऐसा ही, और आज भी करवाया था आते ही। तो ये क्वेश्चन आप करके दिखाएंगे। तो ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन किया करें। जो क्वेश्चन ना आए उसको भी समझें और उसे भी शेयर करें मेरे साथ में। कमेंट के साथ आप बता सकते हैं कि ये क्वेश्चन हमें करवाया जाए। सभी क्वेश्चन आपको करवाए जाएंगे, सारी कन्फ्यूजन आपकी दूर की जाएगी। मथुरिया सॉल्यूशन चल रहा है अपना। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। तब तक के लिए एक्सरसाइज करें और अच्छे से इसको कंप्लीट करें। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।